वेलकम बैक टू आवर चैनल द एकेडमी बाय लव। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में, जो कि एक टॉपिक है हमारे क्लास 12th के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक में, जो एक चैप्टर है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 उसके अंदर का। इससे पिछली वीडियो में पार्ट 1 के अंदर हमने बात करी थी कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के बारे में हमने बात करी थी, लिबरलाइजेशन क्या था। और उसके बाद आज ये दूसरा पार्ट जिसके अंदर हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। अगर आपने ये हमारे इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उस पार्ट को देखिए और बाद में इस पार्ट को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब सरकार जो उसके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या जो पब्लिक कंपनीज़ हैं या गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, उनमें से अपना जो ओनरशिप का जो शेयर होता है उसको बाहर निकाल लेती है। मतलब उन एंटरप्राइजेस के अंदर जो सरकार का जो हिस्सा है उसको बाहर निकाल लेती है और उन एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप देती है। इसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। कभी कभी प्राइवेटाइजेशन को हम डिसइन्वेस्टमेंट का नाम भी देते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। वापस आते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का अगर हम मतलब देखें तो प्राइवेटाइजेशन का बहुत सिंपल मतलब है कि एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर को उन कंपनीज़ की ओनरशिप दे देते हैं, उन कंपनीज़ की मैनेजमेंट उनके हाथों में दे देते हैं जो कंपनीज़ पहले कभी गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करती थी। प्राइवेटाइजेशन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्ट ही क्या करें, गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइज है उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दें, उनका आउटराइट सेल कर दें। और दूसरा तरीका है कि सरकार धीरे धीरे अपना शेयर निकाले उन एंटरप्राइजेस से, धीरे धीरे अपनी मैनेजमेंट कम करे। कुछ ऐसी एंटरप्राइजेस भी होती हैं जो मिक्स्ड एंटरप्राइजेस होती हैं, जहाँ पे सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करते हैं किसी एक कंपनी के अंदर, किसी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर। तो सरकार वहाँ से धीरे धीरे क्या करे, धीरे धीरे अपना शेयर बाहर निकाले, धीरे धीरे जो मैनेजमेंट है जो सरकार के हाथ में हुआ करती थी उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे। तो ये है प्राइवेटाइजेशन का बहुत ही सिंपल मीनिंग है। इतना ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर एलैबोरेट नहीं किया गया है और ना ही आपके क्वेश्चन पेपर में या जब आप क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड में तो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को नहीं मिलेगा अगर हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। अब बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों थी भारत को। जब भारत के अंदर सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर पीसी महालानोबिश और नेहरू जी ने जो एक प्लान बनाया, दैट इज़ पीसी महालानोबिश एंड नेहरू प्लान, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा क्या दी गई, इंपॉर्टेंस दी गई। सेकेंड 5 ईयर प्लान से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर सरकार को मेन रोल दिया गया, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मेन रोल दिया गया और ये कहा गया कि कंट्री की ग्रोथ के लिए पब्लिक सेक्टर को बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आना पड़ेगा। 1956 के अंदर हमने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन निकाला जिसके अंदर ये बताया गया कि 3 तरीके की इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई किया गया, जिसमें से 18 तरीके की इंडस्ट्री, 17 तरीके की इंडस्ट्री किसके लिए दी गई, सरकार के लिए रिजर्व कर दी गई। तो ये रेजोल्यूशन के अंदर ये बताया गया था कि सरकार किस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ में एक ड्राइविंग सीट पर रहेगी। अगर आपने हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के ऊपर की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में जब पीएसयूज़ का स्प्रेड हो रहा था 1952 के बाद से, 1951 के बाद से हम कह सकते हैं कि जब स्प्रेड होना शुरू हुआ तब ये देखा गया कि जो इंडस्ट्री का जो बेस है ना वो डाइवर्सिफाई होना शुरू हो गया। 1951 से लेकर 1991 तक इन 40 सालों के अंदर इंडस्ट्रियल बेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हमारी कंट्री में, इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई और उनका ना एक डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया था। किसी एक ही चीज़ की अब इंडस्ट्री नहीं थी भारत के अंदर, थोड़ी ज़्यादा चीज़ों की इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई थी। इसकी वजह से ही क्या हुआ है, इसकी वजह से ही इंडस्ट्रीज़ के लगने की वजह से ही जो हमारी इकोनॉमी है वो एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन विटनेस कर चुकी है। हमारी कंट्री के अंदर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब क्या होता है कि लोग जब एग्रीकल्चर से निकल कर किन्हीं दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी जाते हैं काम करने के लिए। इंडस्ट्रीज़ के लगने से स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से हुआ कि जो हमारा सबसे जो बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर था जीडीपी में, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो 3rd नंबर पे आ गया और जो सबसे छोटा कंट्रीब्यूटर था यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर वो नंबर 1 पर आ गया। मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिलना शुरू हो गया। सरकार ने देखा कि 9 इंडस्ट्रीज़ या 9 कंपनीज़ उसकी ऐसी थीं जो कि प्रॉफिट कमा रही थी, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी। तो सरकार ने उनको नवरत्न का नाम दे दिया।
नवरत्न जो किंग विक्रमादित्य की कोर्ट में 9 कोर्टियर्स हुआ करते थे, साथ में अकबर की कोर्ट में भी हुआ करते थे। तो ये किंग विक्रमादित्य के कोर्ट से उठाया गया कॉन्सेप्ट है कि वो 9 लोग जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एमिनेंट हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, उनको नवरत्न कहा जाता था। तो ऐसे ही भारत की कुछ 9 ऐसी पब्लिक कंपनीज जो बहुत ही अच्छा काम कर रही थी, प्रॉफिट कमा के दे रही थी, उनको नवरत्न बनाया गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो गवर्नमेंट की जो अपनी कंपनीज थी, पीएसयूज थी, ये एक डेड वेट बन गई। इनके अंदर लॉसेस बहुत ज़्यादा होने लगे, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लीकेज होने लगी, मतलब कि कोई भी सीक्रेट कंपनी के अंदर नहीं रहता था, बाहर निकल जाता था मार्केट में, बहुत ही दिक्कत होने लगी। और तब सरकार को एक ही अच्छा ऑप्शन दिखा, और वो क्या दिखा, प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि 1991 तक आते आते एक सरकार बहुत बड़ी क्राइसिस के अंदर आ गई थी, तो जिसकी वजह से वो अब और ज़्यादा इन लॉसेस को बियर नहीं कर सकती थी। तो 1991 में गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि वो अपनी इक्विटी और साथ में दूसरी कंपनीज किसको बेच देगी, प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी। नवरत्ना को बेचने की बात करी गई कि नवरत्न को भी बेच देना चाहिए, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रेशर झेलने को मिला विपक्ष के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि इन 9 रत्नों को नहीं बेचना चाहिए। तो सरकार ने इन नवरत्ना को हेल्ड बैक करा, इनको प्राइवेटाइजेशन के अंदर किसी भी प्राइवेट सेक्टर को नहीं बेचा गया। अब बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का गेन क्या हुआ। सबसे पहली बात है, प्राइवेटाइजेशन से ना, जब भी कोई भी चीज़ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाती है तो प्राइवेट सेक्टर काम करता है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करता, वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है। और जब भी कोई इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, कोई भी सेक्टर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, तो वो अपने पूरे एफर्ट लगाता है हाई प्रॉफिट्स अचीव करने के लिए। तो एफिशिएंसी और हाई प्रोडक्टिविटी प्राइवेटाइजेशन के मेन गोल है, मेन एम्स हैं और मेन गेन्स भी हैं। साथ में प्राइवेटाइजेशन ये एक्सपेक्ट करता है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो डोमेस्टिक कंपटीशन तो अच्छे से फेस करें, साथ में इंटरनेशनल कंपटीशन भी फेस करें, ताकि उनको अपनी क्वालिटी का पता चल जाए कि उनका जो सामान है वो इंटरनेशनल मार्केट पे किस क्वालिटी का है। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन के अंदर जब आपको इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ता है तो आप उसको पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ कभी भी फेस नहीं कर सकते। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन ये फैसिलिटेट भी करता है कि कंट्री के अंदर टाइम पर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहे और मॉडर्नाइजेशन भी होती रहे। तीसरा, ये जनरेट करता है हाई प्रॉफिट, तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई भी हो जाती है। हाई प्रॉफिट्स आप किसी एक तरीके का गुड बनाकर ही नहीं कर सकते, आपको काफ़ी तरीके के बिजनेस करने पड़ते हैं, आपको बहुत तरह की चीज़ें बनानी पड़ेंगी। इसी की वजह से हमारी कंट्री के अंदर जो है डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ है प्रोडक्शन का। आज हम दुनिया के टॉप 10 इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के अंदर आ रहे हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा जो हम ये कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन प्राइवेटाइजेशन की वजह से भी हुआ है। और साथ में इट प्रमोट्स कंज्यूमर्स सोवरेनिटी। प्राइवेट सेक्टर के लिए कंज्यूमर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है बिजनेस का। कंज्यूमर सोवरेन है, कंज्यूमर के ऊपर कुछ नहीं है। पहले ऐसा होता था कि लोग कहा करते थे कैविएट एम्प्टर, कैविएट एम्प्टर का मतलब होता था लेट द कंज्यूमर बिवेयर। अब ऐसा नहीं है, अब है कैविएट वेंडिटर। इसका मतलब क्या है, लेट द सेलर बिवेयर। मतलब अब ये सेलर देखेगा, ये प्रोड्यूसर देखेगा कि वो कंज्यूमर की नीड के हिसाब से प्रोड्यूस करे। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से कंज्यूमर्स को एक मेन रोल दे दिया गया, क्योंकि कंज्यूमर पैसा पे करता है अच्छी क्वालिटी के लिए। तो इसीलिए कंज्यूमर को सोवरेन बना दिया है प्राइवेटाइजेशन ने। कंज्यूमर के ऊपर अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के लॉसेस क्या हुए। जाहिर सी बात है कि जो एक सोशलिस्ट पैटर्न था कि सोशल वेलफेयर करना है, हमारे देश में काफ़ी गरीबी थी, काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट थी, उस चीज़ को बिल्कुल पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन उसके अगेंस्ट है। प्राइवेटाइजेशन में जब प्राइवेट सेक्टर को मेन रोल दिया जाता है तो वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, ना कि सोशल वेलफेयर के लिए। जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया तो उनका कोई भी जो पहले वाली रेलेवेंस थी कि हमें सोशल वेलफेयर करना है, लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स देने हैं, चीप रेट पे देने हैं, ये रेलेवेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर डिपेंड करता है फ्री प्ले पे। किसके फ्री प्ले पे? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे क्या होता है, बिल्कुल फ्री प्ले होता है। तो यहाँ पे चीज़ें वही बनाई जाती हैं, उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो लोग उनको खरीदने के लिए उनके पास रिसोर्सेज होती हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइवेट सेक्टर कभी भी लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर पीपल के लिए सामान नहीं बनाता। वो जनरली इसीलिए काम करता है कि प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर पाए
और प्रॉफिट अर्न करेगा तो क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी, तो क्वालिटी अच्छी देगा तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो पुअर पीपल तो उसका टारगेटेड कंज्यूमर सेक्शन नहीं होते हैं। यानी ये उन्हीं के लिए सामान बना पाता है जिनके पास उस सामान को खरीदने के लिए मीन्स होते हैं। तो ये भी एक इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पे जो इकोनॉमिक डिवाइड है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये प्राइवेटाइजेशन के इम्पेरेटिव लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्राइवेटाइजेशन के कुछ गेन्स भी हैं कि वो एफिशिएंसी ला के देता है, हाई प्रोडक्टिविटी करके देता है, अच्छा प्रॉफिट करके देता है, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन करके देता है, टेक्नोलॉजी टाइम टाइम पे अपग्रेड होती है, मॉडर्नाइजेशन आती है, कंज्यूमर को सोवरेनिटी मिलती है। लेकिन साथ साथ में यहाँ पर लॉसेस भी हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट के आगे सोशल इंटरेस्ट हार जाता है। पीएसयूज जब प्राइवेट सेक्टर को बिक जाते हैं तो उनकी रेलेवेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फ्री प्ले होता है मार्केट का, तो सामान उन्हीं के लिए बनाया जाता है जो उस सामान को खरीद सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है उसको बहुत ज़्यादा टेंशन देखने को मिलती है अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो। और आप सब लोग को पता है कि जब फ्री प्ले होता है तो प्राइस बढ़ने या घटने पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। अब बात करते हैं सर्कुलर ट्रेजेडी के बारे में। ये था हमारा आज का प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं आई। आपको कुछ डाउट है तो वो बताएं, समझ में आई है तो हमें वो भी बताएं प्लीज़। बात करते हैं सर्कुलर ट्रेजेडी के ऊपर। सर्कुलर एक छोटा सा टाउन है आंध्र प्रदेश में जो अपनी पावर लूम इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। पावर लूम मतलब जहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है मशीन की मदद से। वहाँ पे यही ये पावर लूम इंडस्ट्री है, ये वहाँ के लोकल लोगों का मेन लाइवलीहुड है, वो इससे अपनी जीविका अर्न करते हैं। लेकिन जब से पावर लूम इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन किया गया है सिलसिला में, तो जो रेट है पावर सप्लाई के वो बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ चुकी है प्रोडक्शन की, और जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस के अंदर कट किया गया है। इसी की वजह कॉस्ट के बढ़ने से पावर लूम में जो प्रोडक्शन होती थी उसको भी बहुत कम कर दिया गया है। तो जब प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी तो वेजेस भी कट होंगी, तो ऑब्वियस बात है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन हुई है इसका ट्रेजेडी क्या निकली? इसकी ट्रेजेडी ये निकली है कि वेजेस इतनी ज़्यादा कम हो गई थी या पावर सप्लाई के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि वर्कर्स को बहुत ही कम वेजेस मिलने लगे। इतनी वेजेस मिलती थी उनको कि वो अपनी फैमिली का पेट भी नहीं भर पाते थे। बहुत ही कम वेजेस हो गई उनकी, बहुत वेजेस काट ली गई। इसी की वजह से एक टाइम आने पर 50 वर्कर्स ने वहाँ पर सुसाइड कर ली। जी हाँ, 50 वर्कर्स ने। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सिलसिला ट्रेजेडी की। एक बहुत बड़ी एक ऐसी ट्रेजेडी है जो ये दिखाती है कि प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेटाइजेशन है वो कभी कभी पुअर पीपल के लिए या जो एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी का, उसके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बात करते हैं नवरत्न के बारे में। हमने देखा था कि 9 कंपनीज ऐसी थी जिनको नवरत्न बनाया गया था। 9 प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं ये गवर्नमेंट की, या फिर ये PSUs हैं, मैंने कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। ये 9 कोर्टियर्स की तरह थी विक्रमादित्य की कोर्ट में जो थे। क्या है ये 9 रत्न? सबसे पहले है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, दूसरी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BHEL जो कि हरिद्वार में जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, BHEL वहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। काफ़ी लोगों को यहाँ पर, हमारे हरिद्वार के जो लोग हैं आसपास, ऋषिकेश के, रुड़की के, इनको काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ प्रोवाइड हो रही है। तो BHEL भी एक नवरत्न है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड IPCL, विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, और साथ में HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। 2009 में और 2010 में, इस साल के बीच में 2009-2010 में महारत्ना के अंदर सिर्फ 9 इंडस्ट्रीज़ ही नहीं रही हैं। नाम नवरत्न ही रखा गया है, अब उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है। 9 रत्न से ज़्यादा रत्न इसके अंदर आ चुके हैं, 9 कंपनीज से ज़्यादा कंपनीज इसके अंदर आ चुकी हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको हमने न्यू एडिशन किया है, जैसे इंडियन ऑयल लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड जिसे हम कहते हैं ऑयल। साथ में हमने इसके अंदर BSNL, MTNL, इनको भी हमने नवरत्न बनाया है। और कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जैसे ये BHEL हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गई, ONGC हो गई, साथ में इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनको हमने महारत्न बना दिया है क्योंकि इनको हमने नवरत्न से और ज़्यादा ऊपर प्रमोट कर दिया है। ठीक है, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नवरत्न को याद रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और, हमारी कंट्री के अंदर 75 मिनी रत्नास भी हैं
जिन्हें हम मिनी रत्न भी कह सकते हैं हिंदी में। 75 ऐसी कंपनी हैं सरकार की जिनको उन्होंने मिनी रत्न का भी स्टेटस दिया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। बहुत ही ईजी टॉपिक है। अगर आपको कोई भी डाउट यहाँ पर लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं एनी टाइम, 24/7 हम अवेलेबल हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ या कोई भी ऐसा बंदा जिसको ये वीडियोस हेल्प कर सकती हैं उसके साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। सेफ़ रहिए, मास्क लगा के रखिए, हाथ धोते रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।